हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखिए, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होता है, कितना उसमें घुल जाता है, बस वही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute can be dissolved dissolved specified amount of a particular solvent at constant temperature and pressure। मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व हो सकता है, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों ही क्या सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्वेंट देखिए यहाँ पर आया कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट मतलब हर एक सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो सॉल्वेंट का नेचर जो है वो भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही क्या है, सॉल्युबिलिटी है। अब हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये दो टॉपिक हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जो कि हेनरी का लॉ भी है। हेनरी लॉ भी उसी से रिलेटेड है। हेनरी लॉ भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी देखिए, यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gases in liquid। कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को लिक्विड के अंदर। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो है इसमें वो क्या है, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस का जो नेचर है वो कैसा है। देखिए, नेचर ऑफ गैस से मतलब यहाँ क्या है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कई बार लिखा हुआ होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि जो जैसा होता है वो वैसे में ही डिसॉल्व होता है। अब जैसा होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पोलर नेचर की गैस होगी, पोलर नेचर की गैस होगी, वो किस में डिसॉल्व होगी, पोलर सॉल्वेंट में। जैसे कि पोलर नेचर का मतलब क्या है, हमारे पास एग्जांपल इसका NH3 है, HCl है और क्या है CO2। मतलब कि जहां पर क्या है अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल किसका, यहाँ पर H2O, ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इसकी तो ऑक्सीजन इस तरह यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर HCl का ही एग्जांपल ले लें, Cl और H, ये क्या है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव।
तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये HCl जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पोलर नेचर की जो गैस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होती है। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर गैसेस वो किस में होंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ गैस। तो जो जैसी गैस होगी वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। देखिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। देखिए अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब कि यहां से हीट रिलीज होती है। ठीक है, यहां से हीट रिलीज होती है। डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, यहां पर नेगेटिव होती है। अब देखो हीट रिलीज होती है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ला-सातेली रूल जो है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन जो है, कोई रिएक्शन वो क्या अगर इक्विलिब्रियम में है, उस पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करें तो टेम्परेचर अप्लाई करने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर हीट जो है वो कम होती है, हीट का इफेक्ट कम होता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो हीट रिलीज हो रही है इस तरफ, तो यहाँ पर हीट का इफेक्ट ज्यादा है। अगर हम इस पर क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आती है बात। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर अगर हम इसका इंक्रीज करते रहें तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक एक्सेप्शन है इसके भी, यहां पर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी देखें, हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये दोनों क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब इनको हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा H की वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आती है यहाँ तक ये बात। इसके बाद अगला फैक्टर है प्रेशर। तो देखिए यहां पर लिखता हूं इसको इस तरह, देखिए अगर हमारे पास ये कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है यहाँ पर कोई, और इसमें क्या है ऊपर यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल से, गैस के पार्टिकल से। तो यहाँ पर क्या है, अभी ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं इस लिक्विड के कांटेक्ट में है लेकिन कम है। लेकिन अगर हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर दें, इस तरह से एक प्रेशर अगर यहाँ से लगाएं हम इस पर, तो क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इस लिक्विड के कांटेक्ट में क्या ज्यादा आएंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब वो ज्यादा इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर आकर के ये गैसेज जो है वो इसमें आकर सोल्यूबल होना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा सोल्यूबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इस पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आती है बात। तो ये है प्रेशर। तो प्रेशर के साथ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।
ठीक है। सबसे पहला नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है, जिसकी नेचर जैसी होगी वो वैसे में जाकर के सॉल्यूबल होगा। जैसे कि पोलर नेचर के जो गैस और गैस होती है वो पोलर सॉल्वेंट में जाकर डिजॉल्व होंगी, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर गैसेस को डिजॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे डेल्टा एच जो नेगेटिव होगा। अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है ये रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है इसकी घट जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिले, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, अगर हम इनको डिसॉल्व करें तो ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। उसके बाद प्रेशर है। अगर हम यहाँ पर हम किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या है, वो डिसॉल्व तो होगी लेकिन कम क्वांटिटी में होगी। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, ऊपर से हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो गैसेस के पार्टिकल्स थे इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव कर दें। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे। जब ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो प्रेशर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सबको समझ में आ गया ये? चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हेनरी लो। हेनरी लो क्या है? देखिए अभी हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग में कि जो प्रेशर होता है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। उसी से रिलेटेड हेनरी ने एक लॉ दिया था जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। देखिए आपने कोई ना कोई ऐसा लिक्विड या ऐसा सॉल्यूशन तो देखा होगा जिसमें कोई भी गैस डिसॉल्व होती है। नहीं देखा तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक कोल्ड ड्रिंक का सोडा वाटर तो आपने देखा ही होगा, कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, कभी पी भी होगी। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर पर। वैसे तो उसमें और भी फ्लेवरिंग एजेंट और शुगर वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कार्बोनेटेड वाटर की, जो H2O और CO2 से मिलकर के बना होता है। तो इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले हम हेनरी के लॉ को लिख लें कि इसमें है क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर exerted by any gas is directly proportional to its mole fraction. मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी जो गैस है वो गैस उस पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन की। ये हेनरी ने लॉ दिया था। ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन को किससे लिख लेते हैं हम, जाई से। यहां पर अगर हम यहां से इसको हटाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो क्या होगा, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा P इक्वल टू KH इंटू जाई। ठीक है, सबको समझ आती है बात। बाय द वे हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ गैस। मतलब कि जो लिक्विड के अंदर गैस की घुली हुई क्वांटिटी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखो KH क्या है, यहां पर वेयर KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। KH यहां पर हेनरी कांस्टेंट है। अब देखिए अगर मैं इस प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं, इफ जो पार्शियल प्रेशर है इसको अगर हम कांस्टेंट करके रख के KH और जाई के बीच एक रिलेशन निकालें तो क्या होगा, देखो इस तरह से निकाल सकते हैं इस रिलेशन को KH और जाई के बीच। तो यहां पर होगा
KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/xi। तो इसे क्या देखो, इससे क्या पता चलता है यहां पर कि अगर हम KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, xi की वैल्यू डिक्रीज होगी। KH की वैल्यू इंक्रीज होने करने पर xi की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस रिलेशन से ही तो पता चलता है भाई ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो KH की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी या xi की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। अब देखो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर भी यही होता है। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घट रही थी, अभी पढ़ा है हमने ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो क्या है, कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो KH भी इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर KH भी इंक्रीज होगा, मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सेम गैस के लिए अगर हम हेनरी कांस्टेंट को चेक करना चाहें अलग अलग टेम्परेचर पर तो इसकी जो वैल्यू है KH की वो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ये था इसके बीच में रिलेशन। देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ये जो है P = KH × xi, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए P = KH × xi। अब सभी ने मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा होगा y = mx। अगर हम इससे इस पे कंपेयर करें तो क्या है, तो चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले ये एक y एक्सिस और ये इस तरफ x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो y एक्सिस पर क्या है, प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। ये क्या है 0 पॉइंट, और यहाँ पर x एक्सिस पर क्या है xi, यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलने वाला है। तो यहाँ से देखो सीधे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, और ये क्या है, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या होगा, KH, ठीक है। तो ये है इसका हेनरी लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, सबको समझ में आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एप्लीकेशंस में देखिए सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला है इन पैकिंग ऑफ सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को जब खोलते हैं तो क्या होता है, वहां से गैस रिलीज होती है। तो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस वाटर के अंदर डिजोल्व रहे। तो ये हेनरी लॉ का पहला एप्लीकेशन है। दूसरा है इन डीप सी डाइविंग। देखिए डीप सी डाइविंग में क्या है, जब एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ जाते हैं, हम सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं पानी में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो गैसेज हैं उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो जो ब्लड कैपिलरीज है हमारी, उसमें क्या होता है, गैसों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम सरफेस से ऊपर की तरफ आते हैं तो सरफेस से ऊपर की तरफ आने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जो सॉल्युबिलिटी थी गैसों की वो भी क्या कम होने लगती है। मतलब कि ब्लड के अंदर जो गैसें डिजॉल्व थी वो क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं, और ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल इशू हो जाता है, ठीक है। थर्ड है फॉर क्लिम्बर्स एंड pupils living at high altitudes। जो हाई एल्टीट्यूड्स में लोग रहते हैं या फिर जो क्लिम्बर्स होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी और इसके अलावा बेचैनी, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया भी कहा जाता है इसको। तो इसका जो थर्ड एप्लीकेशन था वो ये था, ठीक है।
तो चलिए ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी देखिए, यहीं पर खत्म कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला है प्रेशर मस्ट नॉट बी वेरी हाई। जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। वो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर मस्ट नॉट बी वेरी लो। ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूट जो गैस है मस्ट नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट। मतलब कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, ना तो वो डिसोसिएट होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर और ना ही उसका एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये थे हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।